नमस्कार दोस्तों। आज हरिद्वार में हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा। उत्तराखंड की राजनीति, केंद्र सरकार की नीतियां, बेरोजगारी, महंगाई और विपक्ष की भूमिका जैसे मुद्दों पर आज होगी सीधी बातचीत। कोशिश रहेगी कि सवाल भी तीखे हों और जवाब भी असरदार। स्वागत है आलोक सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो भाजपा लगातार कहती है कि विकास तेजी से हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे भी लगातार उठ रहे हैं। तो क्या कांग्रेस इन मुद्दों को जनता तक पहुंचाने, सही तरीके से पहुंचाने में विफल रही है? देखिए, आपके प्रश्न के दो भाग हैं। सबसे पहला तो विकास की ही बात कर लें। हाँ, झूठ का विकास हुआ है, भ्रष्टाचार का विकास हुआ है, महंगाई का विकास हुआ है, बेरोजगारी का विकास हुआ है, महिला और दलितों के ऊपर अत्याचार का विकास हुआ है, और सबसे ज्यादा अगर विकास हुआ है तो मोदी जी के मित्रों का हुआ है। अगर आप जीडीपी की कैलकुलेशन भी करें तो हमारे टाइम में 10 वर्षों में जो एवरेज थी वो 7.6% थी, और ये 6% के आसपास है। इनकी तमाम गलत नीतियां, सबसे पहले नोटबंदी के बाद जीएसटी का गलत इंप्लीमेंटेशन होना, उसके बाद तमाम तरह की घोषणाएं, और अब तो खास तौर पर जब से एप्स्टीन फाइल आई है, मोदी जी ने जैसे ही सरेंडर किया, घुटने टेके हैं ट्रंप के सामने। मैं समझता हूं महंगाई और बेरोजगारी इनसे काबू नहीं आ रहा है। ना कोरोना के समय में हो पाया इनसे काबू, ना अब हो पाया है। तो जहां तक विकास की बात है, तो विकास के मामले में तो ये सरकार, इनको विकास का वह नहीं पता है। दूसरी बात, जो आपने दूसरा प्रश्न अपना पूछा कि भाई कांग्रेस के बारे में, कि कांग्रेस क्या उसको जनता तक इन विषयों को नहीं पहुंचा पा रही है। देखिए, भारतीय लोकतंत्र आज एक ऐसे संक्रमण काल से गुजर रहा है कि भारतीय लोकतंत्र की जो रीढ़ की हड्डी थी उसको कहीं ना कहीं तोड़ने का काम किया है। इस तरह के मुद्दे जो हैं, जनता तक संघर्ष करके पहुंचते हैं, और संघर्ष के तमाम रास्ते इन्होंने भारतीय लोकतंत्र के इन्होंने ब्लॉक कर दिए। आरटीआई के कानून को कमजोर कर दिया। बेरोजगारी कितनी है कितनी नहीं है पता ही नहीं है। बेस ईयर हमेशा चेंज करते रहते हैं। महंगाई का कैलकुलेशन का, जीडीपी के कैलकुलेशन का बेस ईयर पहले 2012 था, उसको फिर 18 किया, अब 22 कर दिया है। जब बेस ईयर आप चेंज कर देंगे तो सही आंकड़े सामने नहीं आएंगे। मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम था, खासतौर पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया था। मेन स्ट्रीम मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ था, और चौथा स्तंभ हमेशा से एक विपक्ष की भूमिका में रहता था। हमने देखा किस तरह से, चाहे वो 2G था, कोलगेट था, निर्भया था, सब जो भी मुद्दे थे, हमने हमेशा विपक्ष के नाते मीडिया का स्वागत किया। लेकिन आज मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग, आप जैसे लोग हैं जो अभी भी छोटे शहरों से बहुत बड़ी अलग जगह हुए हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इन चीजों को जनता तक नहीं पहुंचने दे रहा है। न्यायालय के बहुत सारे जो ऐसे निर्णय आ रहे हैं जिनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, आप मीडिया के माध्यम से जनता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कोई संघर्ष करने सड़क पर निकलता है, सवाल पूछता है, तो वो नक्सली हो जाता है, वो आतंकी हो जाता है, वो पाकिस्तान चला जाए, वो जोर सोरोस का एजेंट हो जाता है। तो आज जिस तरह से संघर्ष के तमाम रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं, उसके बावजूद कांग्रेस बहुत प्रयास कर रही है कि हम जनता तक जाएं, और धीरे धीरे, जैसे अब नीट का पेपर आउट हुआ, यूपीएससी, एसएससी, तमाम संस्थाओं का जो बेड़ा गर्क इन्होंने किया है, धीरे धीरे लोग अब समझ रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं हमारी कमी भी रही होगी, मैं उसको भी डिनाई नहीं करता। आपने अभी महंगाई को लेकर बात की, तो महंगाई को लेकर जिस तरीके से मैं आपको कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक आह्वान किया था कि आप सोना ना खरीदें, कारपूल करें, पेट्रोल ईंधन बचाएं, उनके इस बयान को किस तरीके से देखिएगा? देखिए, एक समय था जब मोदी जी की बातों की क्रेडिबिलिटी थी। कोरोना में उन्होंने कहा जोत लगाओ, लोगों ने जोत लगाई, घंटी बजाओ, लोगों ने घंटी बजाई, बोला थाली पीटो, लोगों ने थाली पीटी। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को समझ आ गया कि मोदी जी के कथनी और करनी में जमीन और आसमान का अंतर है। अब लोग उस पर विचार नहीं कर रहे हैं, और लोग तो छोड़ दीजिए, या विपक्षी तो छोड़ दीजिए, भाजपा ही नहीं कर रहे। भाजपा ही तमाम काफिले लेकर निकल गए। सोने की बात जहां तक आपने की है, मोदी जी का वक्तव्य मुझे याद आता है कि सोना तो जो है हमारी अस्मिता से जुड़ा हुआ है। इन्होंने ही मंगलसूत्र की बात की थी। दुर्भाग्य यह है कि देश के प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उसको स्वयं पालन नहीं कर रहे हैं। अभी चुनाव खेल रहे थे, अब युद्ध खेल रहे हैं। चुनाव खेल रहे थे, हवाई जहाज वहां से उड़ रहा था, केरल से तमिलनाडु, तमिलनाडु से वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से आसाम। तब याद नहीं आया इनको। 6 बजे भाषण दिया और 9 बजे बड़ा सा काफिला लेकर निकल गए। तो लोग समझ रहे हैं कि ये व्यक्ति पूरे देश को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। हम तो कह रहे हैं कि व्हाइट पेपर लाओ ना। आरबीआई ने कितना गोल्ड खरीदा है पिछले 4 महीने में, और आपके परम मित्र अडानी ने कितना इंपोर्ट किया है। हम पूछ रहे हैं कि आप जितने इंपोर्टर्स हैं उनका एक व्हाइट पेपर लाओ, पता चल जाएगा मैक्सिमम भाजपा ही लोग। तो दुर्भाग्य यह है कि मुद्दों से भटकाओ, टोकनिज्म करो, हेडलाइंस मैनेजमेंट करो, यही सरकार का काम बच गया है, और देश के प्रधानमंत्री को इससे ज्यादा कुछ आता भी नहीं। अभी आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने ये कहा है कि प्रधानमंत्री की जो शैक्षणिक दस्तावेज हैं वो भी सवालों के घेरे में है। हाँ, तो पूरे देश को पता है। एंटायर पॉलिटिकल साइंस उस टाइम पे कोर्स ही नहीं था उस यूनिवर्सिटी में। जिस फॉन्ट से उनकी डिग्रियां बनी हैं, वो फॉन्ट ही नहीं आया था उस टाइम पे एमएस वर्ड और ऑफिस में। तो मुझे लगता है कि पूरा देश जानता है। देश के प्रधानमंत्री, इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कहते हैं। कांग्रेस हमेशा मर्यादा में बात करती है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जो व्यक्ति
अपनी डिग्रियों का जिसको पता नहीं वो परीक्षा पर चर्चा करता है, और इतने बड़े बड़े पेपर नीट और तमाम घोटाले हो रहे हैं और सीबीएसई ने तो गजब ही कर दिया, उसके बाद वो व्यक्ति खामोश है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। फिर राहुल गांधी हैं, उनको भाजपा नेता अक्सर पप्पू कहकर संबोधित करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये राजनीतिक बहस कुछ व्यक्तिगत छवि धूमिल करने पर आ गई? देखिए, ये आज की लड़ाई नहीं है, ये तो आरएसएस की, जब से आरएसएस 1926 से बनी तब से है। पहले गांधी फैमिली में पंडित नेहरू, मोतीलाल नेहरू, इंदिरा जी सभी के पीछे पड़े वो डरते हैं किसी की भी पर्सनल छवि से, और उनका जो मोडस ऑपरेंडी है आरएसएस का वो यही है कि आप किसी भी व्यक्ति की इमेज को इतना धूमिल करने का प्रयास करो ताकि लोग उसको सच समझने लगे। लेकिन अब वास्तव में असली पप्पू कौन है? असली पप्पू ये देश की सरकार है, जो ना पेपर लीक रोक पाती है, ना महंगाई रोक पाती है, ना बेरोजगारी रोक पाती है। जो मजदूर हैं उनका वेजेस स्टैग्नेशन है। आपने देखा नोएडा में क्या हुआ, आपने बीएचईएल हरिद्वार में देखा क्या हुआ। पूरा का पूरा देश आज भ्रष्टाचार के ज्वालामुखी पर बैठा दिया इन्होंने। तो असली पप्पू जो है वो ये देश की सरकार है। जब ये भाजपा नेता राहुल गांधी को इतना कमजोर मानते हैं, तो उनके बयान और उनकी यात्रा पर तो ये इतनी आक्रामक प्रतिक्रिया क्यों देते हैं? देखिए, डर है उनके मन में, उनको वास्तविकता और सच्चाई पता है कि राहुल गांधी जी कमजोर नहीं है, राहुल गांधी जी मजबूत हैं। राहुल गांधी जी एक व्यक्ति ऐसे हैं जो 2014 के बाद से, चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो, चाहे कोरोना रहा हो, चाहे जीएसटी रहा हो, और चाहे अभी वर्तमान में खाड़ी संकट रहा हो, हर संकट में माननीय राहुल गांधी जी ने डंके की चोट पर भाजपा की सरकार को सच का आईना दिखाया है, और वो सच का आईना दिखाते हैं इसलिए वो डरते हैं। राहुल गांधी जी की किसी भी एक स्टेटमेंट पे पूरा बीजेपी ऐसे उछलने लगती है जैसे इनके सबके मिर्ची आंख में मार दी हो राहुल जी ने। उनको डर है अंदर से कि सच राहुल गांधी बोलते हैं, और राहुल गांधी निडर। तो उत्तराखंड में पेपर लीक, बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दे लगातार चर्चा में हैं। तो क्या कांग्रेस को लगता है कि भाजपा सरकार इन मुद्दों को उम्मीदों के मुताबिक काम नहीं कर पाई इनमें? नहीं, बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को शिक्षा से कोई लेना देना नहीं। आरएसएस नहीं चाहती कि देश शिक्षित हो, आरएसएस नहीं चाहती कि अच्छे अधिकारी बने, इसीलिए उन्होंने हमेशा से इन गलत चीजों का रास्ता अपनाया है। पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर बीजेपी और आरएसएस के लोग काबिज हो गए हैं। ये दिखाते कुछ हैं, शोर मचाएंगे हिंदू मुसलमान का, शोर मचाएंगे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उस पर्दे के पीछे इनके अपने खेल चल रहे हो। नीट जैसा एग्जाम लीक होता है, वही चेयरमैन 2 साल पहले था, वही चेयरमैन आज है। यूपीएससी में एक मनोज जोशी आए थे। भाई, यूपीएससी, एसएससी, नीट, एनटीए, सीबीएसई, जेई, इन चीजों को तो कम से कम बख्श दो। आप कितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं पूरा देश देख रहा है, लेकिन उसके बाद अब बच्चों की शिक्षा को तो छोड़ दो। दुर्भाग्य ये है कि ये सरकार या आरएसएस चाहती ही नहीं है कि देश शिक्षित हो, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो। इसको तो केवल ये तो वो है कि भाई गोमूत्र से ये कर लो, गाय के पुताई करने से इसी का काम हो जाएगा, थाली बजा लो। मतलब इनकी सोच अभी भी 100 साल पीछे। अभी जैसे आपने बात करी हिंदुत्व को लेकर, तो भाजपा हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानती है, तो कांग्रेस इस नैरेटिव से के सामने खुद को कैसे अलग साबित करती है? देखिए, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व है वो नकली है, और जो राष्ट्रवाद है वो कपटी है। कपटी राष्ट्रवाद वो होता है कि आप पाकिस्तान के सामने अपनी सेना, जब हमारी सेना लड़ रही थी, मार रही थी उनको, आपने ट्रंप के सामने सरेंडर किया। कपटी राष्ट्रवाद ये होता है कि आप पेपर लीक पर बोलते नहीं। कपटी राष्ट्रवाद ये होता है कि आपके आने के बाद 1 लाख से ज्यादा स्कूल बंद हो गए। कपटी राष्ट्रवाद ये होता है कि आपके तमाम जो इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो भुखमरी का हंगर इंडेक्स हो, चाहे पर कैपिटा परचेज इंडेक्स हो, तमाम, चाहे वो किसान की आय हो, सब कुछ घटता चला जा रहा है किसान की आय का। ये कपटी राष्ट्रवाद है कि दिखाओ कुछ और वास्तविकता कुछ और। तो कांग्रेस अक्सर संविधान और लोकतंत्र बचाने की बात करती है, और भाजपा इसको सिर्फ राजनीतिक डर फैलाने की बात करता है। तो जनता को कैसे भरोसा दिलाएंगे कि ये एक वास्तविक चिंता ही है? देखिए, वास्तविक चिंता तो जनता समझ ही रही है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र हमारा संविधान है। हमारे संविधान ने तमाम संस्थाओं को अपनी अलग अलग पावर्स दी। राष्ट्रपति की ये पावर्स हैं, प्रधानमंत्री की हैं, उपराष्ट्रपति की हैं, जूरी की ये हैं, जजेस की ये हैं, तमाम जो जांच एजेंसियां हैं उनकी पावर्स अलग अलग से डिफाइन की हैं। जब ये तमाम चीजों के ऊपर सवालिया निशान लगने लग जाए, जांच एजेंसियां जब एक व्यक्ति विशेष के इशारे पर काम करने लगे, जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को खोखला कर दिया जाए, जब रिक्रूटमेंट के प्रोसेसेस को समाप्त कर दिया जाए, जब तमाम इलेक्शन कमीशन से लेकर तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो बीजेपी अपना पिट्ठू बना ले उनको, जैसे आज इलेक्शन कमीशन को बनाया हुआ, तो स्वाभाविक है कि विपक्ष का काम है कि वो भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए, स्वाभाविक तौर पर लोकतंत्र को बचाने के लिए आवाज उठाए। आज लोकतांत्रिक संस्थाएं कहीं ना कहीं खतरे में है,
और अगर लोकतांत्रिक संस्थाएं खतरे में होंगे तो अकाउंटेबिलिटी समाप्त हो जाएगी, जवाबदेही समाप्त हो जाएगी। आज जवाबदेही से सरकार भागती है। अरे भाई, जो आपको कदम रुपए की तुलना में, डॉलर की तुलना में रुपए को बचाने के लिए थे, समय पे आपने कदम नहीं उठा। अब जनता पे सब डाल दो, ठीक है, जनता पे फोड़ दो। तो जब तक अकाउंटेबिलिटी सरकार की फिक्स नहीं होगी, अगर एप्स्टीन फाइल्स का व्यक्ति पेट्रोलियम मिनिस्टर होगा, अगर एक ऐसा व्यक्ति जो पेपर लीक नहीं रोक सकता, वो व्यक्ति रोज आकर शिक्षा पर प्रवचन देगा, ऐसे धर्मेंद्र प्रधान को जब तक बर्खास्त नहीं किया जाएगा, हटाना नहीं, बर्खास्त, तब तक एक मैसेज नहीं जाएगा। भारतीय लोकतंत्र वास्तव में खतरे में है और उसके लिए जिम्मेदार केंद्र में बैठी सरकार है। देखिए, हरिद्वार जैसे धार्मिक जितने शहर हैं उनमें भाजपा की पकड़ काफी मजबूत दिखाई देती है। तो ऐसे में क्या कांग्रेस को लगता है कि उसने धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों से दूरी बना ली है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि हमने दूरी बना ली है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी धर्म और संस्कृति को राजनीति में उपयोग करने से परहेज किया है। ये लोग वैसे तो धर्म की बात करते हैं, केदारनाथ का सोना चोरी हो जाए उसका पता नहीं चलता। बीकेटीसी में जिस तरह से वीआईपी लोगों ने, बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने चंदे की लूट की है, वहां पर जो चंदे का पैसा उसको भी खा गए ये लोग अपने पर्सनल उस पर। चंदा चोर तो पुराने हैं ये लोग, राम मंदिर का चंदा खा गए, गाय गऊ गंगा गीता इनके ऊपर वोट मांगते हैं। लेकिन अग्रवाल साहब, प्रोफेसर अग्रवाल साहब, वो अपना शरीर छोड़ के चले गए, लेकिन गंगा की सफाई की बात नहीं की। अभी अभी कल की बात है, कल क्या हुआ? कल एक बहुत बड़ा विषय हुआ कि गाय जो है वो 14 साल से जो बड़ी है, भाजपा ने कहा कि इसकी कटाई हो सकती है, इसको काट लो। अरे भाजपा, ये शर्म नहीं आई थोड़ी सी भी? गौ माता को काटने की परमिशन दे दी आपने, अब उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवा के कोई घूमेगा। दुर्भाग्य ये है कि इनका नकली हिंदुत्व है और नकली हिंदुत्व के साधन से ये दूसरे लोगों को बरगलाते हैं। अयोध्या हारे थे 2024, अगली बारी हरिद्वार की। हरिद्वार भाजपा अगली बार 2027 में हरिद्वार हारेगी भाजपा। तो भाजपा बार बार डबल इंजन की सरकार की बात कर रही है, तो उत्तराखंड की जनता को वास्तव में इसका कोई जमीनी फायदा मिल सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि उत्तराखंड का जितना नुकसान इस डबल इंजन की सरकार ने किया, किसी ने भी नहीं किया। जो मुख्यमंत्री अपना चुनाव हार गया और वो मुख्यमंत्री दोबारा से आपने बना दिया डबल इंजन की वजह से, तो आप पूरा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। खनन माफिया सर चढ़ के बोल रहा है। आज किस तरह से पलायन पहाड़ से पूरा खाली हो गया, आप कोई जवाब देने को तैयार नहीं हो। सबसे बड़ा मुद्दा, पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी की आत्मा कहां होगी, कहां रो रही होगी वो? सीबीआई की जांच हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये गैर जिम्मेदार सरकार है और धामी इस बार दोबारा हारेंगे, चाहे वो खटीमा से लड़े चाहे चंपावत से लड़े, ये सरकार इस बार गई। देखिए, लोग कहते हैं कि विपक्ष सिर्फ सरकार की आलोचना करता है लेकिन विकल्प कम देता है। अगर कांग्रेस उत्तराखंड के लिए 3 सबसे बड़े समाधान देना चाहे तो क्या देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि धर्म नगरी तमाम है, धार्मिक स्थान है, पर्यटन को जिस तरह से बढ़ावा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। पर्यटन से रोजगार बहुत ज्यादा आ सकते थे। सबसे पहला सुझाव तो मेरा ये है। दूसरा, हिमालयज हैं, हिमालय में जिस तरह से जड़ी बूटी और तमाम चीजें हैं उसके ऊपर बहुत काम होना चाहिए। तीसरा, माँ गंगा का उद्गम भी यही है, माँ गंगा को पवित्र कैसे रखा जाए उस पर काम होना चाहिए। चौथा, जो खनन माफिया काम कर रहे हैं उन खनन माफियाओं को रोकना चाहिए, ताकि जिस तरह की घटनाएं पिछले 2-3 साल में हुई हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट चल रहे थे वहां पर जिस तरह से गांव के गांव बहे, इस तरह की घटनाएं ना हो, क्योंकि अर्थक्वेक जोन 5 में उत्तराखंड हमारा आता है। तो मैं समझता हूं कि तमाम चीजें हैं और सबसे ऊपर है कि हमारे यहाँ पर बहन बेटियां सुरक्षित हो। एक जिस तरह भौगोलिक स्थिति की हम बात करें तो उत्तराखंड में 5वीं स्टेज पर रखा गया है इसको, क्योंकि अर्थक्वेक के माध्यम से। उसको लेकर अगर कोई रणनीति तैयार करेगी कांग्रेस तो क्या रणनीति रहेगी? बैलेंस ग्रोथ होना चाहिए, सस्टेनेबल ग्रोथ होना चाहिए, माइग्रेशन कम हो, ऑल वेदर रोड बने तो केवल नाम के लिए नहीं, केवल अपना चेहरा चमकाने के लिए नहीं होने चाहिए। उनमें साइंटिफिकली पूरा स्टडी होकर होना चाहिए, सीज्मिक स्टडीज होना चाहिए, उसके बाद कहाँ कटिंग होनी है कहाँ नहीं होनी है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है। दूसरी चीज, बायोडाइवर्सिटी पे काम होना चाहिए। जंगलों की कटाई हो रही है, जंगली जानवर इस टाइम बहुत तांडव कर रहे हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि जंगली जानवर अगर तांडव करेंगे तो वहां पर हमारी माताएं बहनें जो घास लेने जाती हैं और खेतों में काम करते हैं लोग, उनके लिए खतरा है। वो वहां पर अपनी मनपसंद खेती नहीं कर सकते, बागवानी नहीं कर सकते। तो इस सरकार ने इस बजट में भी 1,11,000 करोड़, ये बजट वो बजट, अरे भाई आपने जंगली जानवरों के एंगल से 1 रुपया नहीं रखा। ये दिशाहीन सरकार है, इसकी नीति और नियत दोनों में खोट है। नीति का तो पता ही नहीं है इनको, 5 किलो राशन दे दो, शौचालय बनवा दिया, दिल और दिमाग की बात ही मत करो, क्योंकि आरएसएस की उपज है ना। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि बैलेंस ग्रोथ नहीं है। बैलेंस ग्रोथ होनी चाहिए और जो अनबैलेंस ग्रोथ प्लेन्स में हो रही है वो नहीं होनी चाहिए।
उसका एक मॉडल जो पंडित नारायण दत्त तिवारी ने दिया था, वो मॉडल दोबारा से अपनाया जाना चाहिए। आपने बात की पहाड़ में जो लोग हैं उनकी सुरक्षा को लेकर, लेकिन अभी देख रहे हैं मानव जीव जो संघर्ष है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो उस पर कैसे लगाम लगे? देखिए वो विषय कंकरेंट लिस्ट में है, उसमें कुछ कानून जो वन मंत्रालय और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है उसके कानून लागू हैं, कुछ यहाँ के कानून लागू हैं। तो यहाँ के अपनी जो कैबिनेट है, अपनी विधानसभा है, उसमें अगर कोई परिवर्तन करने हैं, वन्य जीव से जो अधिकार कानून है उसमें किए जाए, और हमारी विशेष परिस्थिति हो उसके लिए केंद्र से अप्रोच की जाए। कांग्रेस की सरकार आएगी तो इन दोनों पर काम करेगी कि किस तरह से इनको या तो कन्फाइन किया जाए एक क्षेत्र में, कि भाई इस क्षेत्र में वन जीव हैं तो उनको एक एरिया में कन्फाइन किया जाए, या स्टरलाइजेशन का कोई रास्ता हो। बंदरों की तादाद लगातार बढ़ रही है, जंगली सुअरों की तादाद बढ़ रही है, उनको कैसे उनकी जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए और उनको कन्फाइन किया जाए कुछ एरियाज में। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर जो एक्सपर्ट लोग हैं उनकी राय भी ली जानी चाहिए, कोई कमेटी बने, वो रिकमेंडेशन करे, फिर वो विधानसभा से पास हो, उसके लिए बजट हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू बन गया है। देखिए 2017 का चुनाव गया, 2022 का चुनाव गया, तो अब क्या है कि क्या आपको लगता है कि आज की राजनीति में भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसकी संगठन क्षमता है और कांग्रेस की सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो उसकी आंतरिक एकजुटता? देखिए मैं समझता हूँ कि कांग्रेस हमेशा से एक मास बेस्ड पार्टी रही है, हम मास बेस के साथ चलते हैं। बीजेपी हमेशा से एक कैडर बेस्ड पार्टी रही है। स्वाभाविक है कि उनके पास धन बल इस टाइम इतना है, और आरएसएस की तमाम जो शाखाएं हैं उन्होंने कहीं ना कहीं उनके कैडर को मजबूत किया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें तो कांग्रेस भी मजबूत हुई है। कांग्रेस में हो सकता है कहीं किसी मुद्दे को हम नहीं उठा पाए हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से देश को चलाना चाहती है वो मॉडल देश के लिए ठीक नहीं है। अभी आगामी विधानसभा चुनाव है, तो क्या लगता है कि कांग्रेस किसके चेहरे पर चुनाव लड़ रही है इस बार? कांग्रेस माननीय खड़गे जी, राहुल गांधी जी, और कांग्रेस का जो हाथ का निशान है, पंजे का निशान, उसके निशान पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये थे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा। आज की बातचीत में कई सवाल उठे, विकास, बेरोजगारी, राजनीति की भाषा और विपक्ष की भूमिका पर। आप किस बात से सहमत हैं और किससे नहीं, हमें जरूर बताइए। आज के जवाब कौन देगा एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे अगले नए मुद्दों के साथ और किसी नए चेहरे के साथ। नमस्कार।